Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the chemical properties of alcohol, phenol and ether. Students, in previous video I had explained you the chemical properties of aryl halides and alkyl halides. In this video, we will discuss the chemical properties of alcohol, phenol and ether. First of all, we will discuss the chemical properties of alcohol. Students, alcohol को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? alcohol को हम ROH इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन रिएक्शंस को स्टूडेंट्स हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. रिएक्शंस ड्यू टू, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है स्टूडेंट रिएक्शंस ड्यू टू H एटम, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और जब ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा स्टूडेंट्स तो यहाँ बनेगा H+, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा स्टूडेंट्स? एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा. यानी कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर. सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, यानी कि स्टूडेंट्स इसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो वाला बॉन्ड होगा ये बॉन्ड टूटेगा और अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये इस OH ग्रुप के कारण रिएक्शंस शो होंगी. और लास्ट में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर और वो है हमारी रिएक्शंस ड्यू टू ROH एज अ होल, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम पूरे ROH ग्रुप में के कारण रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, यानी कि पूरा ROH ग्रुप ही इन्वॉल्व हो जाएगा केमिकल रिएक्शन में. इस तरह से अल्कोहल की रिएक्शंस को हम 3 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे. सबसे पहले स्टडी हम करेंगे इसमें रिएक्शंस ड्यू टू H एटम्स. रिएक्शंस ड्यू टू H एटम कौन कौन सी रिएक्शंस है ड्यू टू एसिड स्टूडेंट्स, जिससे एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकते हो हम लोग. सबसे पहले इसके अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है हमारी कि हमें लोअर क्लासेस से हमने पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. तो देखिए अल्कोहल जो है वो भी सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है. एक्चुअली इसके अंदर स्टूडेंट्स ये वाला जो H एटम है ये किससे रिप्लेस हो गया है? अगर हमने पोटेशियम लिया है तो वो K से रिप्लेस हो जाएगा और अगर हमने सोडियम लिया है तो वो सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, और इस तरह से हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी. इसको हम बोलेंगे पोटेशियम एल्क ऑक्साइड और अगर सोडियम है तो उसको हम बोलेंगे सोडियम एल्को ऑक्साइड. ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट. सेकेंड रिएक्शन के अंदर हमारी आती है इसमें वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. अगर स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किस तरह से रिएक्शन होगी आप वो देख लीजिए. ये वाला R और ये H दोनों मिलकर क्या बना देंगे स्टूडेंट्स? RH. RH का मतलब क्या हो गया? एल्केन. R-H क्योंकि मैंने R- ले रखा है और पीछे हमारा रह गया MgBr और ये MgBr जो है वो जो MgBr है RO के साथ रिएक्शन करके कौन सा कंपाउंड बना देगा? MgBrOr ये बना देगा. इस तरह से यहाँ बन गया एल्केन. तो मेटल के साथ इसने बनाई हाइड्रोजन गैस और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसने बनाई एल्केन. अब स्टूडेंट अगर हम R की वैल्यू जो है वो एराइल ग्रुप ले लें, यानी कि R को हम एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, यानी C6H5 से रिप्लेस कर दें, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? C6H5 और ये H मिलकर क्या बना देंगे? बेंजीन बना देंगे. ठीक है, और साइड प्रोडक्ट आपका वही बनेगा जो पहले बन रहा था हमारा MgBrOr. पहले भी यही बन रहा था, अब भी यही बनेगा. ठीक, अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से पता है और वो रिएक्शन हम लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं और वो है एस्टरिफिकेशन. हमें पता है जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है और साथ में वाटर बनता है.
अब इसके अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, ये रिएक्शन कैसे हो रही है। मैं थोड़ा डार्क कलर का पेन ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ स्टूडेंट इसका तो निकलेगा H, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, हमारा ये वाटर बनेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे किस तरह से बनेगा कि इसका तो H और इसका OH, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब पीछे रहा R' डबल बॉन्ड OR, और इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ये एक ऐसी रिएक्शन है स्टूडेंट जिसमें एसिड का OH ग्रुप और अल्कोहल का H ग्रुप जो है वो मिलके वाटर बनाएंगे। जनरली एसिड का H एटम होता है, लेकिन यहाँ एसिड का OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल के H ग्रुप के साथ वाटर बनाएगा। यही रिएक्शन स्टूडेंट जो है हम इसके साथ भी करवा सकते हैं। ये वाली सेम रिएक्शन हम RCOCl ग्रुप के साथ भी करा सकते हैं। ये देखिए RCOCl के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं। और यही रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स हम C6H5COCl के साथ करा सकते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, E रिएक्शन में हमने लिया है R' और F रिएक्शन में हमने लिया है R' की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, C6H5, ठीक है। इसके अंदर हम एसाइल ग्रुप एंटर करवाएंगे तो इसको बोलेंगे एसाइलेशन। इसमें हम जो है बेंजाइल ग्रुप एंटर कराएंगे, बेंजॉइल ग्रुप, इसलिए इसको हम बोलेंगे बेंजॉइलेशन। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखो रिएक्शन हमारी किस तरह से होगी वो देखिए आप, कि ये वाला जो Cl है वो और ये H, ये दोनों मिलकर के, ये H और ये Cl मिलकर जो है HCl रिमूव कर देंगे, ठीक है। और पीछे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा R' डबल बॉन्ड OR, यानी अगेन हमें एस्टर मिल जाएगा, ठीक है। इस एसाइल ग्रुप की एंट्री हो गई है इसके अंदर, इसलिए इसको बोल रहे हैं एसाइलेशन। और जब हम इसको C6H5 से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम रिएक्शन, ये वाला Cl और अल्कोहल का H दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। और ये जो C6H5C डबल बॉन्ड O है ये किससे जुड़ जाएगा, OR से, और यहाँ भी एस्टर मिलेगा, ठीक है। ये जो हमारा ग्रुप है स्टूडेंट, सॉरी, ये वाला जो ग्रुप है हमारा ये एस्टर ग्रुप हो गया, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप हमारा एस्टर हो गया, और यहाँ हमारा ये वाला ग्रुप जो है वो एस्टर हो गया, ठीक। तो किल मिलाकर के स्टूडेंट्स हमने 6 रिएक्शंस करी, जिसमें अल्कोहल का जो H है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मेटल जिसके साथ इसने बनाई हाइड्रोजन गैस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसके साथ बनाया एल्केन। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं तो बन जाता है बेंजीन। अगर ये रिएक्शन एसिड से या एसिड क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से या बेंजॉइल क्लोराइड से करता है तो इन सभी स्थिति में हमें स्टूडेंट्स मिलता है एस्टर, ठीक। अगली रिएक्शन देखें स्टूडेंट, अब हम उसको थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं इन सभी रिएक्शंस को। जो फर्स्ट रिएक्शन हमने करी थी ये वही है कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो रही है। स्टूडेंट्स, जो अल्कोहल्स होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये एसिड है। लेकिन चूंकि ये बहुत ही वीक एसिड है इसलिए ये बेसिस के साथ, कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगली रिएक्शन में ऑलरेडी आपको ये सारी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें से हमें केवल एक डी रिएक्शन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस चाहते हैं कि ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड में जाए तो हमें वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। अगर वाटर को रिमूव कर देंगे तो लीच-एटल्डे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। अगर स्टूडेंट इसके अंदर हम ये बात करें कि कौन सा एसिड जो है वो, कौन सा अल्कोहल जो है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स मिथाइल अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल अल्कोहल एंड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जैसे जैसे स्टूडेंट्स ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। यही बात अप्लाई होती है एसिड्स पर। अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो यहाँ H है, एसिटिक एसिड लेते हैं तो CH3 ग्रुप आ गया। अगर हम यहाँ प्रोपेनोइक एसिड लेते हैं तो यहाँ CH3 CH2 ग्रुप आ गया। इसी तरीके से जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाएगी, यानी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी,
ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बात रिएक्शंस जो हैं ये मैं ऑलरेडी आपको सारी ई रिएक्शन और एफ रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे केवल एक बात जो हमें समझनी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि यहाँ हम पायरीडीन क्यों यूज़ में ले रहे हैं। पायरीडीन बेसिक नेचर का होता है स्टूडेंट्स। अगेन ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हमें इस HCl को रिमूव करना पड़ेगा, और HCl एसिडिक नेचर का होता है और पायरीडीन बेसिक नेचर की होती है, तो पायरीडीन एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में यहाँ HCl जो होगा वो कम हो जाएगा, और कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। ठीक, एक स्पेशल रिएक्शन है यहाँ पे जी रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, ये वाला अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है स्टूडेंट्स। OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन पे जोड़ा है जो 3 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम मेटल से कराते हैं तो हमें एल्यूमिनियम टर्बिटॉक्साइड मिल जाता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो इसकी होल पावर क्या आ जाए, होल 3 आ जाएगा, और साथ में H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 डिग्री अल्कोहल की बात हुई। अभी स्टूडेंट्स हमने जो रिएक्शंस करी वो किससे रिलेटेड थी, H से रिलेटेड थी। वो सारी रिएक्शंस के अंदर अल्कोहल का कौन इन्वॉल्व हो रहा था, H ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा था। अब हम वो रिएक्शंस देखेंगे स्टूडेंट्स जिनके अंदर अल्कोहल का OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, यानी कि अल्कोहल का OH ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये वाली सारी की सारी ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे। देखिए अब आप इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन देखूँ, PCl5 के साथ रिएक्ट कराया हमने, तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टूडेंट्स जो OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में। सेम रिएक्शन जब हमने PCl5 के साथ कराई तब हुई, सेम रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया तब हुआ, PbR3 के साथ, Pi3 के साथ और HX के साथ। ये सारी रिएक्शन स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि इन सभी रिएक्शंस में अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल हैलाइड बन रहा है, अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, अल्काइल क्लोराइड बन रहा है। तो ये हम यूनिट नंबर 10 में ही डिस्कस कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में। तो ऑर्गेनिक की यही खास बात है स्टूडेंट्स कि अगर एक रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वही दूसरी रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे कि इस रिएक्शन में अल्कोहल की तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टी, और अल्काइल हैलाइड्स की ये हो गई प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ अल्काइल हैलाइड्स तो प्रिपेयर हो रहे हैं और प्रॉपर्टी किसकी हो गई, अल्कोहल्स की हो गई। एक नई बात जो देखी हमने वो ये वाली बात देखी है स्टूडेंट्स कि अगर हम अमोनिया और Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो OH ग्रुप एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब कन्वर्जन्स में भी काम आने वाली रिएक्शंस हैं हमारी। तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से शो कर देती हूँ इस वाली रिएक्शन को। ठीक है, ये हम नई रिएक्शन है। अमोनिया Al2O3 के साथ रिएक्शन करने पर जो OH ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप में। ठीक, और साइड प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम अल्काइल और एराइल हैलाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम PCl5 लेते हैं तो हमें 2 साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl, और जब PCl3 काम में लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है फास्फोरस एसिड। बेस्ट मेथड था SOCl2 के साथ, क्योंकि SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, तो दोनों रिमूव हो जाती है और हमें प्योर अल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। PbR3 और Pi3 के बारे में स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि ये P + Br2 की प्रेजेंस में इन सीटू रिएक्शन होगी, और ये P + I2 की प्रेजेंस में इन सीटू रिएक्शन होगी, यानी को रिएक्शन के दौरान ही बनाया जाएगा क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। और HX के साथ भी हम ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगली रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, और वो रिएक्शन हमारी आती है जिसमें अल्कोहल एज अ होल यूज़ में आएगा, यानी पूरा अल्कोहल ग्रुप जो उसमें चेंज आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन सी रिएक्शन है देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन।
स्टूडेंट्स डिहाइड्रोजिनेशन का इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है -H2 यानी हाइड्रोजन का रिमूव होना एंड दैट इज़ इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे स्टूडेंट्स। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स किया था और ग्लूकोज की रिएक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा ये वाला ग्रुप होता है RCH2OH ग्रुप, यानी ये जो CH2OH ग्रुप होता है, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये RCHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये RCOH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल CH2OH है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, कॉपर 300 डिग्री की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। कैसे समझे स्टूडेंट्स इसको? एक H यहाँ से, इसमें एक H स्टूडेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्लस H2 बन गया। ये दोनों H मिलकर क्या बना देंगे? H2। पीछे क्या रह जाएगा? RCHO यानी एल्डिहाइड मिल गया। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब हम CHOH ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही होगा, ये H हटेगा और ये H हटेगा, H2 बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी हमें क्या मिलेगा? कीटोन। ठीक। और अगर स्टूडेंट्स हम 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि हमने COH लिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स क्या है, हमें ना एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन, हमें क्या मिलेगी? एल्कीन मिलेगी। एक्चुअली इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस वाटर हो जाएगा, वाटर बनेगा, ये HOH निकलेगा और यहाँ से H निकल जाएगा। जब यहाँ से H निकल जाएगा तो क्या बचेगा? CH2, और इस तरह से हमें क्या मिलेगी? एल्कीन। तो देखो स्टूडेंट्स, याद रखने वाली बात है कि अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो हमें क्या मिला? एल्डिहाइड मिला। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो हमें मिला कीटोन, और अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो हमें क्या मिली? एल्कीन मिलेगी। ठीक है, कब? जब हम इनकी रिएक्शन कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। लास्ट रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक, ये तो बात हुई डिहाइड्रोजिनेशन की स्टूडेंट्स। अगली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन की। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि जो डिहाइड्रोजिनेशन है वो भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ऐड होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस ऑक्सीजन करेंगे, तो प्लस ऑक्सीजन होगी तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब वही 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। एल्केलाइन KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो ये CH2OH ग्रुप है स्टूडेंट, ये COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा था यहाँ कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं तब भी सेम रिएक्शन होगी। अगर हम जोन्स रिएजेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि CrO3 H2SO4 इन एसीटोन लेते हैं, तब भी यही रिएक्शन होगी, यानी कि हमें एसिड मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल से। लेकिन जो डिफरेंट रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, वो है PCC। अगर यही रिएक्शन हम PCC यानी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट्स हमने यहाँ कितने काम में लिए? 4 टाइप के काम में लिए। सबसे पहले हमने एल्केलाइन KMnO4 लिया, फिर हमने कंसनट्रेटेड HNO3 लिया, फिर हमने जोन्स रिएजेंट लिया। इन तीनों ही केसेस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिला, लेकिन जब हमने यहाँ PCC लिया तो यहाँ एल्डिहाइड मिला।
यानी कि जो रिएक्शन हमारी ये थी, मैंने आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन बताई थी कि 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड और एसिड। अगर हम KMnO4 कंसनट्रेटेड HNO3 या जोन्स रिएजेंट लेते हैं तो CH2OH ग्रुप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। और अगर स्टूडेंट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC लेते हैं तो ये ऑक्सीडेशन यहीं रुक जाएगा, एल्डिहाइड पर आगे का प्रोसीजर रुक जाएगा, एल्डिहाइड बनकर ये रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। अब स्टूडेंट हम जो अल्कोहल ले रहे हैं वो कौन सी डिग्री का ले रहे हैं, 2 डिग्री का, और उसको ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। जैसे हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, या अब PCC की प्रेजेंस में तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, एसिड तो बनेगा नहीं, यानी कि जो ये वाला ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही रिएक्शन अगर हम जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वही एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक, अगला आता है स्टूडेंट सी रिएक्शन, रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड H2SO4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड H2SO4 या H3PO4, जिसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने कौन कौन सी रिएक्शन स्टडी करी, रिएक्शन ड्यू टू OH के अंदर, रिएक्शन ड्यू टू ROH एज अ होल के अंदर हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी। सबसे पहले हमने कौन सी देखी, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और डिहाइड्रोजिनेशन हमने किससे कराया, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कराया। दूसरी रिएक्शन स्टूडेंट्स हमने करी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टूडेंट हमने 4 तरीके से कराया। सबसे पहले हमने एल्केलाइन KMnO4 लिया, फिर हमने यहाँ पर कंसनट्रेटेड HNO3 लिया, फिर हमने जोन्स रिएजेंट लिया, और हमने PCC लिया। अब हम रिएक्शन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कर रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि वाटर रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब वाटर रिमूव होगा, और वाटर कौन रिमूव करेगा, या तो H2SO4 कंसनट्रेटेड या H3PO4। अब जैसे ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने वहाँ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ले रखा था, यहाँ टेम्परेचर किस में ले रखा है, केल्विन में। आपको दोनों याद होने चाहिए, और नहीं तो हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, एल्कीन बन रही, पूरा मैकेनिज्म करा, तो ये तो अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ तो 85% H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है, और तब भी हमें क्या मिलेगा, एल्कीन ही मिलेगा। यहाँ से स्टूडेंट्स वाटर रिमूव हो जाता है आपका। किस तरह से वाटर रिमूव होगा वो देख लो, एक तो OH ये निकलेगा और एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक, और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो केवल 20% H3PO4 चाहिए हमें, और यहाँ से ये H और ये OH निकल गया, तो ऐसी स्थिति में हमें अगेन क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ और ये 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। यानी 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजीली हो रहा है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, कि जब इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, तो अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग कंडीशन पर हमें प्रोडक्ट्स भी अलग अलग मिलेंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है, कंडीशन बदलेंगी और उसके साथ ही प्रोडक्ट्स भी बदल जाएंगे। जैसे ये वाली रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 2 मॉलिक्यूल हमने इथाइल अल्कोहल के लिए, H2SO4 है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें मिल रहा है डाई इथाइल सल्फेट, हमें मिल रहा है डाई इथाइल सल्फेट। एक्चुअली यहाँ पर हमें ये जो C2H5S के 2 मॉलिक्यूल हैं, यानी ये बन गया C2H5 का होल ट्वाइस, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, और साथ में वाटर रिमूव हो गया। ये कब होगा स्टूडेंट, जब टेम्परेचर होगा 110। अगर यही रिएक्शन स्टूडेंट्स हम 140 डिग्री पे करते हैं तो हमें मिल जाता है ईथर। इसका पूरा मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही स्टूडेंट्स। ये वाटर रिमूव हो जाएगा और इस तरह से हमें ईथर मिल रहा है।
ठीक है। अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स हम देखते हैं जिसमें कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी, और वो रिएक्शन थी हमारी ये वाली कि जब टेम्परेचर जो है 160 डिग्री से 170 डिग्री तक होता है तो हमें मिलता है एल्कीन। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से समझा दूँ, अगर टेम्परेचर 110 डिग्री है वी विल गेट द डाईमिथाइल सल्फेट. If the temperature raised up to 140 degree then we get the ether, and if the temperature raised up to 160 to 170 degree then we get alkene. So as the temperature changes the product will also be changed. ठीक, अगला एक टेस्ट है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट. एक्चुअली जो ये विक्टर मेयर टेस्ट है स्टूडेंट्स, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को समझने के लिए है. हम इसके लिए ऑलरेडी एक टेस्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और वो टेस्ट जो हमने करा था उसका नाम था लुकास टेस्ट. और जब भी एग्जाम से में हमसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछा जाए तो हमें लुकास टेस्ट ही अप्लाई करना है. लेकिन कई बार अगर हमसे क्वेश्चन विक्टर मेयर टेस्ट के नाम से ही पूछ लिया जाता है तो हमें इसको करना है, अदरवाइज ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है टेस्ट, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसको डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए रिकमेंड नहीं करती हूँ. विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर हम स्टूडेंट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं. एक्चुअली यहाँ सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स. जो 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, पहले इसकी रिएक्शन हमने कराई P प्लस I2 के साथ में, तो OH की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा. और जब AgNO2 के साथ कराएंगे तो I की जगह पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा. और जब HNO2 के साथ कराएंगे स्टूडेंट्स तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ये हमारा क्या आ गया, N, ये N है, और इस N से डबल बॉन्ड O और OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, H, और इधर से क्या निकल जाएगा, OH, और इस तरह से वाटर रिमूव हो जाएगा आपका. सॉरी, यहाँ से आपका निकलेगा O और यहाँ से निकलेगा H2. तो पीछे क्या बच गया स्टूडेंट्स, NOH. तो ये NOH जो है वो इससे जुड़ जाएगा. मैं फिर से लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पर, RCH2NO2. इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं स्टूडेंट्स, N डबल बॉन्ड OOH के साथ. तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड NOH किससे जुड़ जाएगा, C से जुड़ जाएगा. इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड. और इस नाइट्रोलिक एसिड की जब NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस H, ये H जो है वो Na से रिप्लेस हो जाएगा और हमें एक रेड कलर का सॉल्ट मिलेगा. ठीक, तो क्या याद किया स्टूडेंट्स, हमने अल्कोहल लिया, सबसे पहले उसमें फास्फोरस आयोडीन मिलाया, फिर उसमें हमने AgNO2 मिलाया, फिर उसमें हमने HNO2 मिलाया, फिर उसके अंदर हमने NOH मिलाया, तो हमें रेड कलर मिला. और यदि यही हमारा अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता तो यही रिएक्शन कराते सबसे पहले PI2 के साथ, तो OH की जगह क्या आ जाता, I. AgNO2 के साथ कराते तो I की जगह क्या आ जाता, NO2, और HNO2 के साथ कराते स्टूडेंट्स तो यहाँ हमने इसको इस तरीके से लिखा है, और ये H और ये OH मिलकर वाटर रिमूव कर देंगे. यहाँ जो कंपाउंड मिलेगा उसको बोलेंगे स्यूडोनाइट्रॉल. और यहाँ कोई OH ग्रुप नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए NOH के साथ रिएक्शन होगी नहीं और हमें ब्लू कलर का कंपाउंड मिलेगा. और जब यही रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल से कराएंगे स्टूडेंट्स तो OH की जगह पर PI2 की प्रेजेंस में आया I, फिर AgNO2 की प्रेजेंस में आया NO2. आगे कोई रिएक्शन हुई नहीं. क्यों नहीं हुई स्टूडेंट्स आगे की रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी H ग्रुप है ही नहीं, इस C से जुड़ा हुआ कोई H ग्रुप नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. और ये हमें जो मिलेगा कंपाउंड वो कैसा होगा, कलरलेस. तो कैसे याद करें स्टूडेंट्स, 1 डिग्री अल्कोहल में का विक्टर मेयर टेस्ट अप्लाई करने पर रेड कलर मिलेगा, 2 डिग्री में ब्लू कलर मिलेगा, और 3 डिग्री में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और हमें कलरलेस कंपाउंड मिलेगा. इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, RBC, रेड, ब्लू एंड कलरलेस. ठीक, अब स्टूडेंट्स इसमें जो है थोड़ा टेस्ट लंबा है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए विक्टर मेयर टेस्ट अप्लाई करो. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लुकास टेस्ट इजी रहता है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स अल्कोहल्स. तो आपने देखा अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है. अगर मैं उनको समराइज़ करूँ अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़ को, तो कुल मिला के 3 ही तरह की तो हुई अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी. एक
किसके कारण हुई? H के कारण। एक किसके कारण हुई? OH के कारण। एक किसके कारण हुई? ROH के कारण। ठीक है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा जनरली एल्काइल हैलाइड्स बन रहे थे, एक बार एमीन बन रहा था। यहाँ जनरली 3 ही तरह की रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स। एक हुआ डिहाइड्रोजिनेशन, एक हुआ ऑक्सीडेशन और एक हुआ डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन दे रहा है। उसके बाद हमने विक्टर मेयर टेस्ट करा, लुकास टेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पे। ठीक, अब फिनॉल को अगर स्टूडेंट्स मैं लिखूं तो मैं ऐसे ही लिखूंगी फिनॉल का स्ट्रक्चर। अब ये किस किस के कारण से रिएक्शन देगा वो देखिए, रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक फिनॉल, यानी कि ये रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स H के कारण। और दूसरी है इसमें मिसलेनियस रिएक्शंस आएंगी स्टूडेंट्स। मिसलेनियस रिएक्शन का मतलब ये है कि बहुत तरह की रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम देख लेते हैं रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक बिहेवियर, जो अभी हमने अल्कोहल की करी थी बिल्कुल उसी तरीके से। सबसे पहली रिएक्शन सोडियम पोटेशियम के साथ है, H2 गैस लिबरेट होगी और ये वाला H रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा? Na आ जाएगा। ये जो दो रिएक्शन स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ, ये दो रिएक्शंस जो हैं, ये दो रिएक्शन अल्कोहल्स ने नहीं दी थी लेकिन फिनॉल्स दे रहे हैं, क्योंकि फिनॉल्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स, जो हम ऑलरेडी एसिडिक करेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब NOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराई जाएगी स्टूडेंट्स, तो ये H रिप्लेस हो जाएगा Na से। ठीक है, और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, ये जो दो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये वाली दो रिएक्शन, ये सिर्फ एसिड्स देते हैं, ना अल्कोहल देते हैं और ना ही बेस देते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्टिंग्विश टेस्ट में कर चुके हैं। अच्छा, अभी हमने जैसे रिएक्शन करी थी अल्कोहल्स के अंदर, जिसमें हमने कराया था एसाइलेशन और हमने कराया था बेंजोइलेशन। ठीक है, तो वही रिएक्शन सेम यहाँ पर है। इसको आप इस तरह से देख सकते हो। ये देखिए, जब हमने इसकी NOH की प्रेजेंस में CH3COCl के साथ रिएक्शन कराई तो स्टूडेंट्स ये इसका H निकल गया, ये इसका Cl निकल गया, HCl बन गया। पीछे क्या रहा स्टूडेंट्स कि ये बेंजीन रिंग, ये O, बेंजीन रिंग, ये O, और यहाँ से क्या जुड़ गया? COCH3 जुड़ गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने CH3 की जगह C6H5 ले लिया तो यहाँ बताओ स्टूडेंट्स, वही उसी तरीके से ये Cl निकलेगा और ये H निकल जाएगा। ये H और Cl दोनों निकल गए, पीछे क्या बचा? ये रिंग, ये O, और इस O से जुड़ा हुआ COC6H5। और जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे स्टूडेंट्स, तब भी सेम रिएक्शन होगी। ये देख लीजिए किस तरह से रिएक्शन होगी। एक्चुअली इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? CH3COO, CH3CO सॉरी, और ये O आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला H और ये ग्रुप मिलकर क्या बना देंगे? CH3COOH, और ये COCH3 ग्रुप इससे जुड़ जाएगा। ये रहा बिल्कुल जैसे हमने अल्कोहल्स में करी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ अब मेरे को जो जिस पे मैं ध्यान दिलवाना चाहती हूँ आपका, वो है स्टूडेंट्स IUPAC नेम पे, क्योंकि 2 मार्क्स की या 1 मार्क का IUPAC नोमेनक्लेचर भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये एस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप एस्टर हुआ मैं इसको रब करके बताती हूँ स्टूडेंट। इसमें हमारा एस्टर ग्रुप कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? ये हमारा एस्टर ग्रुप हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको स्टूडेंट्स, जो इसमें एस्टर ग्रुप है वो ये वाला है एस्टर ग्रुप, ये रहा एस्टर ग्रुप। ठीक, इस एस्टर ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? 2 कार्बन की चेन बन रही है, तो एथ सिंगल बॉन्ड है, तो एन एस्टर है, तो OH, ये तो आना ही था। अब इस O ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है? ये ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? फिनाइल इथेनॉइड। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा जो एस्टर ग्रुप है वो कौन सा हुआ? यहाँ हमारा एस्टर ग्रुप हुआ ये। अब चूंकि इसमें बेंजीन रिंग आई हुई तो इसको हम बोलेंगे बेंजोएट, तो इसको हमने क्या बोल दिया? बेंजोएट बोल दिया। अब ये जो O ग्रुप है स्टूडेंट्स, इससे ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने बोल दिया फिनाइल बेंजोएट। ठीक है ना, सिंपल। अब अगला देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला, अगले के अंदर आप देखिए आपको फिर ये वाला ग्रुप मिल रहा है एस्टर का। अब इस एस्टर ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इथेनोएट। इस ग्रुप में कितने कार्बन हैं? 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथेनोएट।
और इसमें इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, फिनाइल, तो आगे क्या लग जाएगा, फिनाइल इथेनोएट। ठीक है। अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी H के कारण ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन। तो देखिए अगली रिएक्शन में हम जब NaOH और CH3Cl के साथ कराएंगे तो देखो ये इसका H मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, फिनॉल, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ फिनॉल। ठीक है, तो क्या रिएक्शन हुई स्टूडेंट, यहाँ पर ये HCl निकल गया, सॉरी ये वाला जो है हमारा NaCl निकल गया, या आप HCl कह सकते हो, ये निकल गया, तो ये CH3 ग्रुप इससे जुड़ गया और ये क्या बन गया, एनिसोल बन गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें पहले क्या बनेगा एक्चुअली, आप इसको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो आप। क्या होगा इसके अंदर पहले कि जैसे ये फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा ONA। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, CH3Cl के साथ, तो इसमें ये NaCl निकल जाएगा और इस O से क्या जुड़ जाएगा, CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। ठीक, और यही रिएक्शन स्टूडेंट जब हम सेम रिएक्शन CH3Cl की जगह हमने क्या ले लिया यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने ले लिया CH3CH2Cl, तो वही रिएक्शन होगी, ये सोडियम फिनॉक्साइड है तो यहाँ पर हमारा ये Na और ये Cl निकल जाएगा और इस तरीके से ये ईथर ग्रुप मिला हमें। इस ईथर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फेनिटोल। तो एक हो गया स्टूडेंट एनिसोल और एक हो गया फेनिटोल। ये स्टूडेंट एक्चुअली रिएक्शन हो गई हमारी विलियमसन सिंथेसिस, जो ऑलरेडी हम नेम रिएक्शन में कर चुके हैं। अगली रिएक्शन भी H के कारण है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही रिएक्शन है सेम, जब मिथाइल सल्फेट के साथ करेंगे तो इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, मिथाइल यानी एनिसोल। ठीक, अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स आपको याद हो तो मैंने एक डिस्टिंग्विश टेस्ट बताया था कि जब फिनॉल जो है वो FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वॉयलेट कलर देते हैं। दिस इज़ द टेस्ट फॉर फिनॉल, और वही टेस्ट बता रखा है स्टूडेंट, यहाँ वाटर और FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो वॉयलेट कलर मिलता है। ये वॉयलेट कलर किसका होता है स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स का होता है। ठीक है, यहाँ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और ये एक कॉम्प्लेक्स और इसके ऊपर चार्ज है +3। ठीक है, दिस इज रिएक्शन इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगली रिएक्शन NaOH और CHCl3 के साथ है स्टूडेंट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रीमर-टीमैन रिएक्शन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेम रिएक्शन में। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है स्टूडेंट एसिड बेस टाइट्रेशन में काम आता है, और इसको बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लेते हैं, ये एक फिनॉल हुआ हमारा, ये दूसरा फिनॉल हुआ। अब फिनॉल का जो ये वाला H है, ये वाला H सॉरी, ये H हम ले लेते हैं यहाँ पर फिनॉल का, ये H हो गया और ये H हो गया, और ये हमने लिया थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक, तो वाटर रिमूव हो रहा है, देखो इसका H, इसका H, इसका O। ठीक है, और तो ये इस तरह से आपको कंपाउंड मिल जाता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन। ये कलरलेस होता है। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बॉन्ड यहाँ इस रिंग से जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड इस रिंग से जुड़ गया हमारा, बाकी सब एज सच है ही हमारा। अब हम कर लेते हैं इसकी मिसलेनियस रिएक्शन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन कौन सी हैं भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कौन कौन सी हैं टोटल मिलाकर के स्टूडेंट्स। पहली रिएक्शन हो रही है हमारी इसमें जिंक डस्ट के साथ, दूसरी H2 निकल के साथ, तीसरी अमोनिया ZnCl2 के साथ, तीसरी ये NCERT में पूछी गई है K2Cr27 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक K2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, और अगली है फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में। अब हम एक एक को डिटेल में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने लिया जिंक डस्ट, तो ये फिनोलिक ग्रुप चला गया और फिनोलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, H में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और हमें मिली बेंजीन, यानी फिनॉल से हमें क्या मिल गई, बेंजीन मिल गई। अगले में स्टूडेंट्स हमने इसका रिडक्शन करवाया, रिडक्शन कराया तो इसके ये तीनों डबल बॉन्ड ख़त्म हो गए और ये एक रिंग कंपाउंड मिला जिसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, अगले में स्टूडेंट्स हमने इसकी अमोनिया ZnCl2 की प्रेजेंस में कराई तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया
OH ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। और जब हमने K2Cr2 की प्रेजेंस में कराया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और हमें मिला पैराबेंजोक्विनोन। ये पैरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो जुड़ गए हैं और ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड हो आ गए, इसको बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन। और ये तो स्टूडेंट्स हमने पॉलीमर का चैप्टर जो पढ़ा था पहले हमने शुरू में, उसी में बताया था कि जब बेकेलाइट या नोवालैक बनाते हैं तो उसमें एज एन इंटरमीडिएट ये कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो जो है स्टूडेंट्स लास्ट का तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये एक तो ये वाली रिएक्शन हो गई, एक ये रिएक्शन हो गई, और स्टूडेंट्स ये और ये चारों रिएक्शन इसमें इम्पॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो ये हो गई बात स्टूडेंट्स हमारे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें हमने सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमारे 12th के सिलेबस में है उनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होता है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अब हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा स्टूडेंट्स कई चीज़ें यहाँ से हमने स्किप कर दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जैसे कि एसिडिक करेक्टर हमने रिमूव कर दिया क्योंकि एसिडिक करेक्टर ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर सेपरेट वीडियो बना दी तो वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना पड़ा। डिस्टिंग्विश टेस्ट पर सेपरेट वीडियो बन गई तो वो भी हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना पड़ा। तो यहाँ बड़े ही सेलेक्टिव चीज़ें थी जो हमें याद करने को मिलेंगी या याद करनी पड़ेंगी। अब लास्ट में स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, या तो ROR से या ROR- से। ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल ईथर क्योंकि इसमें दोनों R ग्रुप सेम है। ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर क्योंकि इसमें दोनों R ग्रुप अलग हैं। ठीक, कौन कौन सी रिएक्शन होंगी स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन, ईथरल ऑक्सीजन मतलब इसके कारण, एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी स्टूडेंट्स ये वाले बॉन्ड टूटेंगे। यहाँ पर R किससे शुरू होता है, C से सपोज करो मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3O CH3। ठीक, तो बताओ ये बॉन्ड C और O के बीच में तो बना, इसी तरीके से तो बना ये वाला बॉन्ड, ये CH3 आया ये CH3 आया, ये बॉन्ड टूटेगा। तो दो तरह की रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स, इसमें पहली रिएक्शन हमारी कौन सी हुई, रिएक्शंस ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन, और दूसरी हुई रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम कौन सी रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट रिएक्शन ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन। देखो क्या है ये ईथरल ऑक्सीजन में, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ स्टूडेंट दो लोन पेयर दिख रहे हैं, यानी ये किसका काम करेगा, लेविस बेस का काम करेगा, यानी इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, एसिड, एक तो है HCl, दूसरा हो गया BF3, इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक है, तो ये आपका HCl जो है ये Cl नेगेटिव बनकर अलग हो जाएगा और ये H इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ O 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेविस एसिड में कराते हैं तो स्टूडेंट लेविस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ये लोन पेयर डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, बोरॉन फ्लोराइड ईथरेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ये हमारा। अब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये देखिए ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये दो ईथर के मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, 3 ही रिएक्शन करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें, एक HCl के साथ, एक BF3 के साथ और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ठीक, अगली रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि जो ये वाला बॉन्ड होता है ईथर के अंदर, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था आपको और अब कर दिया शायद मैंने, कि अगर मैंने यहाँ CH3 ऐसे लिख दिया, COC यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया CH3, चलो यहाँ पर भी मैंने CH2 CH3 लिख दिया, मैंने यहाँ ले लिया CH2 और यहाँ ले लिया CH3। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे स्टूडेंट्स, CC बॉन्ड भी टूट सकता था और CO बॉन्ड भी टूट सकता था, लेकिन हम यहाँ बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे, CO बॉन्ड तोड़ेंगे, CC बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि CC बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है CO बॉन्ड से, तो जो बॉन्ड वीक है वो टूटेगा, CO बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है तो वही टूटेगा।
ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही बात बता रखी है आपको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर कि कौन सी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोलिसिस की। सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे इसमें हाइड्रोलिसिस की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन जो है ईथर्स की हाइड्रोलिसिस की वो देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो है COC बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। एक्चुअली अगर हम ईथर को ऐसे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स CH3OCH3, तो यहाँ बॉन्ड किसके बीच में बन रहे हैं स्टूडेंट्स COC और यहाँ आ गया CH3 और CH3, तो बॉन्ड ये टूटेगा। यानी कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा इसमें, C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो इसमें हम दो तरह की रिएक्शंस करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें एक तो हमारा आता है हाइड्रोलिसिस और दूसरा आता है एक्शन ऑफ HX। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे हाइड्रोलिसिस। ये अगर हमारा एक ईथर है, ठीक है, R यानी R और R ग्रुप अलग है, यानी अनसिमेट्रिकल ईथर है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो स्टूडेंट्स एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक तरफ आ जाएगा H और एक तरफ आ जाएगा OH, और इस तरह से हमें दो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक ROH और एक R-OH। एक ROH मिल गया और एक R-OH मिल गया। अब अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमने यानी कि हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ R की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी है CH2CH3, और यहाँ R- की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी है CH3, और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें ऑब्वियसली बॉन्ड टूटेगा, हमारा बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ हमारा क्या आ जाएगा OH और एक तरफ क्या आ जाएगा H, यानी कि हमें दो तरह के अल्कोहल मिल गए, एक 2 कार्बन का अल्कोहल मिल गया और एक 1 कार्बन का अल्कोहल मिल गया। तो ये हमारा हो गया 2 कार्बन का अल्कोहल और ये हो गया 1 कार्बन एटम का अल्कोहल। तो सिंपल है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई खास बात समझने वाली है नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछी हुई है, तो आप इसको ध्यान से समझना। पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जब हमारी ईथर जो है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल ईथर का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल ईथर का मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों R ग्रुप कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। HX के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम HX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ जाएगा H और एक तरफ जाएगा X, और इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ हमको क्या मिल गया अल्कोहल और यहाँ हमें क्या मिल गया RX यानी कि अल्काइल हैलाइड। अगर यही रिएक्शन स्टूडेंट्स हम जो है वो HX की एक्सेस में कराते हैं, यहाँ पर हमने सिंपली किससे कराया था HX से, अगर हम HX एक्सेस में ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे ये वाले, ठीक है, और एक H और X इधर आ जाएगा और एक H और X इधर आ जाएगा, यानी हमें दो अल्काइल हैलाइड मिल जाएंगे, ठीक, और सेंटर के अंदर हमारा ये क्या बन गया है वाटर। तो इट डिपेंड्स कि HX हमने एक्सेस में लिया है या नहीं। अगर HX में नहीं लिया तो हमें एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और अगर हमने एक्सेस में लिया है तो हमें दोनों मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, अल्काइल हैलाइड के, प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये वाली रिएक्शन अगर स्टूडेंट्स आपको याद आ रही हो तो मैं आपको अगर ये कहूँ कि मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि ये रिएक्शन मैंने स्टूडेंट्स आपको मैकेनिज़्म में करवाई थी, और वहाँ स्टूडेंट्स मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करते समय मैं आपको पहले रिएक्शन एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज़्म हमने किया था, और यहाँ पर हमारा जो था ये जो ईथर था इसके HX के साथ रिएक्शन करने का हमने एक मैकेनिज़्म किया, और जब हमने HX एक्सेस में लिया था तब हमने इसका दूसरा मैकेनिज़्म किया था। और यहाँ पर हमारी जो ईथर है वो 1 डिग्री है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, और अगर 1 डिग्री ईथर होती है तो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो 1 डिग्री स्टेबल होगी, और ट्रांजिशन स्टेट SN2 मैकेनिज़्म में बनती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमने SN2 मैकेनिज़्म अप्लाई किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स ये हम पहले से ही
आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है HX का, दैट इज़ ऑलवेज HI इज़ ग्रेटर देन HBr इज़ ग्रेटर देन HCl। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि I का साइज सबसे बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HI की। उससे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, HBr की। और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, HCl की। और हमें पता है स्टूडेंट, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी कि अगर ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये बॉन्ड वीक होगा, और जो वीक होगा वो जल्दी टूटेगा और वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल देख लिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने, कि यहाँ हमने जो लिया है CH3CH2 लिया, और यहाँ पर हमने CH2CH3 और बीच में हमने लिया ईथर, और इसकी HI के साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो सिंपली हमारा बॉन्ड टूट गया है, एक तरफ आ गया है H और एक तरफ आ गया है I। तो जो मैंने अभी आपको ROR मान के रिएक्शंस कराई थी उसी का एग्जाम्पल है। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप। इसमें हमने ऑक्सीजन के एक तरफ तो लिया है एक कार्बन और दूसरी तरफ है 2 कार्बन। ठीक है, अब जब इसकी HI के साथ रिएक्शन होगी तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ें या हम ये वाला बॉन्ड तोड़ें। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको ये लर्न करना है कि जो I ग्रुप है ना वो लोअर एल्काइल ग्रुप की तरफ जाएगा। तो बताइए यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है, 2 का, और यहाँ एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है, 1 का। यानी I ग्रुप यहाँ आएगा। अगर I ग्रुप को यहाँ आना है तो इट मीन्स ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक, I इधर आ गया तो ऑब्वियसली H इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये जो मॉलिक्यूल मिला स्टूडेंट्स वो कौन सा मिला, इथाइल अल्कोहल का, और जो ये मॉलिक्यूल मिला हमें वो कौन सा है, मिथाइल आयोडाइड का। ठीक, अब अगली रिएक्शन देखो स्टूडेंट, NCERT का क्वेश्चन है, आपका ध्यान से देख लेना, सिंपल है बिल्कुल। ये हमने लिया एक और ईथर, यहाँ पे आपके 3 कार्बन की चेन है ईथर के इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में है अगेन 3 की, यानी ये सिमेट्रिकल ईथर है। और रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, HI के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चाहे हम ये वाला बॉन्ड तोड़ें चाहे ये बॉन्ड तोड़ें, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्केन है, दोनों तरफ कार्बन एटम्स का नंबर सेम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट्स, हम कोई भी बॉन्ड तोड़ें, सपोज करो कि मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, ये बॉन्ड अगर हमने तोड़ दिया तो I इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। तो 3 ही कार्बन एटम का हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल, और 3 ही कार्बन एटम का हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया होता स्टूडेंट्स, ये वाला, तब भी यही होना था, यहाँ I आ जाता और यहाँ H आ जाता। अगेन हमें 3 कार्बन का अल्कोहल मिल जाता और 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड हो जाता। यानी कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम वहाँ है जब हमें कौन सा एल्कीन मिले, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिले, तब हमें सोचना है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा और कौन सा बॉन्ड नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हमारा एल्कीन ईथर जो है वो सिमेट्रिकल है, यानी दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम है, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी बॉन्ड तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स फिर NCERT का है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके अंदर आप देखिए, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर आप बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स कि ये हमारा ईथर है, ये है ईथर हमारा। ठीक है, ये हमारा ईथर है। अब इस ईथर को हम बोलते हैं एनिसोल। स्टूडेंट्स हमने 11th में भी सीखा था और 12th में भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर बेंजीन रिंग से OCH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। और इसी तरीके से अगर इसी रिंग से OCH2CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फेनिटोल। फेनिटोल। ठीक है, तो एक हो गया एनिसोल और एक हो गया फेनिटोल। ठीक, अब स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा ईथर है जो मैंने रेड पार्ट से आपको बताया, और इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, HI के साथ करानी है। तो अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस कि हम ये बॉन्ड तोड़ें कि ये बॉन्ड तोड़ें। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें देखना है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये कार्बन जो है ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये रहा सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसलिए ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो ये कार्बन है, ये कार्बन तो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है,
यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, अब क्या है स्टूडेंट्स, जब हम HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो I नेगेटिव है वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, यानी कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब जो I ग्रुप है वो इस तरफ आना पसंद करेगा। तो बताइए बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ऑब्वियसली ये वाला टूटेगा। और अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो I इधर आ जाएगा, ये रहा I हमारा, ये I इधर आ गया और H इधर आ गया। ठीक, तो बताइए हमारे प्रोडक्ट क्या बने स्टूडेंट्स? इसके अंदर हमारे जो प्रोडक्ट बने वो बने, देखो एक तो ये बन गया CH3I और दूसरा प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमारा ये वाला बना, ये क्या बन गया? फिनॉल। ठीक, अब आप सोचोगे क्वेश्चन कैसे आएगा स्टूडेंट्स? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपका, कि मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, कि आपका इस तरीके से आ जाएगा। आपको इस तरह से बना के दे दिया इन्होंने और यहाँ लिख के दे दिया OCH3 + HI गिव्स क्वेश्चन मार्क। आपसे प्रोडक्ट्स पूछ लिए, तो अब आपको अपना लॉजिक अप्लाई करके और फिर आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं कि ये वाला कार्बन तो है sp2 और ये वाला कार्बन है sp3, तो ये हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो I है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी I इससे जुड़ेगा। इससे तो तब जुड़ेगा ना जब ये बॉन्ड टूटेगा स्टूडेंट्स, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा ये। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो भाई I जो है वो इधर आ गया और H इधर आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा ये क्या बन गया? फिनॉल बन गया और ये इधर हमारा क्या बन गया? CH3I बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये भी NCERT का है। अब यहाँ पे जो आपको ईथर दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो ये है हमारा ईथर। ठीक, अब ऊपर वाले ईथर में, इस ईथर में, 4th पॉइंट वाले ईथर में और 5th वाले में क्या डिफरेंस है कि यहाँ जो O ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर हमारा जो ये O ग्रुप है ये डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, ये CH2 के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स ये वाला कार्बन भी हमारा sp3 हो गया और ये वाला कार्बन भी हमारा क्या हो जाएगा? sp3, यानी हमारा सिंपल रूल लग जाएगा। I ग्रुप उस तरफ जाएगा जहाँ लोअर एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ एक कार्बन एटम का है और यहाँ कितने का है? 2 का, तो I इस तरफ आ जाएगा। और इस तरह से हमें 2 प्रोडक्ट मिल गए स्टूडेंट्स। एक हमें ये प्रोडक्ट मिला जिसको हम बोलेंगे बेंजाइल आयोडाइड और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल गया इथाइल एल्कोहल, ये वाला मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देख लेते हैं इसमें स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला 6th एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्या करा है स्टूडेंट्स कि इधर जो ये हमारा ईथर ग्रुप है, ये जो ईथर ग्रुप है ये 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, डिग्री अलग अलग है। यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ गया CH3। अब अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो जो ये वाला कार्बन एटम है हमारा, ये वाला जो कार्बन एटम है हमारा, ये 2 से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। और इधर 9 डिग्री, यहाँ पे तो ये कार्बन किसी से जुड़ा ही नहीं हुआ तो इसकी कोई डिग्री नहीं है। ठीक, और हमने रिएक्शन किसके साथ करा दी स्टूडेंट्स? HX के साथ करा दी। फिर वही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स कि हम X को कहाँ भेजें और H को कहाँ भेजें। तो हमें यही याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो X है वो उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ लोअर एल्काइल ग्रुप होगा, जहाँ लोअर एल्काइल ग्रुप होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितने कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप है? 1 का, और यहाँ कितने के हो गए? 3 के, यानी X इधर आएगा। अब X इधर तभी आएगा जब स्टूडेंट्स ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूट गया तो X इधर आ गया, H इधर आ गया, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट मिले स्टूडेंट्स, एक तो वो ये वाला मिला हमें प्रोडक्ट हमें कौन सा मिला स्टूडेंट्स? एक तो ये मिला, तो ये हमारा क्या होगा? CH3X, और एक ये प्रोडक्ट मिला हमें, ये हमारा कौन हो गया स्टूडेंट्स? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया। ठीक, यही बात स्टूडेंट्स मैंने आपको नोट्स वाले पॉइंट में बता रखा है कि एल्काइल ग्रुप जो है, अगर हमारे पास में जो ईथर है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला है तो X हमारा लोअर R की तरफ जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमारा ईथर 3 डिग्री का आ गया तो X जो है वो जो है हायर एल्काइल की तरफ जाएगा।
तो अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए। ये इसमें स्टूडेंट्स ये हमारा ईथर ग्रुप है, और जो ये ईथर ग्रुप है ये हमारा अलग अलग एल्काइल से जुड़ा हुआ है। ये रहा, इसकी कोई डिग्री नहीं है। और जो ये वाला एल्काइल ग्रुप है स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा ये वाला कार्बन एटम है वो कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? 3 से। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री, और इसकी डिग्री क्या हो गई? 9 डिग्री। अब भी स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया कि अगर वन एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, अगर एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी होता है तो वहाँ पर आई ग्रुप जाएगा, यानी टर्शरी हैलाइड बनेगा। तो स्टूडेंट्स बताइए अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो H इधर आ जाएगा हमारा और I इधर आ जाएगा। I को हायर एल्काइल ग्रुप की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली I यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये I जब यहाँ जुड़ेगा तो हमें एक तो प्रोडक्ट ये मिल गया, और इधर हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल गया? ये वाला प्रोडक्ट मिल गया, यानी CH3OH मिल गया। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद आ रहा हो तो ये रिएक्शन मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, कौन से नंबर की? 7th नंबर की। इसका हमने स्टूडेंट्स मैकेनिज्म किया था, और मैकेनिज्म में हमने ये कहा था स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल देन 3 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकैटायन बनेगा किस में? कार्बोकैटायन बनेगा SN1 मैकेनिज्म में। तो जो ये वाली रिएक्शन है स्टूडेंट्स हमारी, ये वाली जो पूरी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी हो रही है वाया SN1 मैकेनिज्म, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ईथर का ये पार्ट जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं स्टूडेंट्स 8th पॉइंट के अंदर। आप देखिए 8th पॉइंट में आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारा आ रहा है ये ग्रुप। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा ग्रुप है भैया, ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री हो गई 1, और इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 1, और HI के साथ रिएक्शन करानी है इसकी हमें। तो बताओ I ग्रुप कहाँ जाएगा? लोअर एल्काइल की तरफ। यहाँ कितने कार्बन है? 2 है। यहाँ कितने कार्बन है? 4 है। तो बताइए I नेगेटिव किस तरफ जाएगा? हमारा I नेगेटिव जाएगा लोअर एल्काइल ग्रुप की तरफ। और इस तरह से हमें एक तो प्रोडक्ट ये मिल गया, और एक प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमें ये वाला मिल गया। ठीक है, एक अल्कोहल मिल गया, एक एल्काइल आयोडाइड मिल गया। अगेन 1 डिग्री है स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। अगला केस है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रहा, देखिए अगेन 1 डिग्री 3 डिग्री की बात आ गई। यहाँ पर हमारा ये जो है, इसमें जो ये वाला कार्बन है हमारा, ये एक से ही जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। और यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री हो गई 3। अगेन स्टूडेंट्स 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, SN1 मैकेनिज्म होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और I इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। और इस तरह से हमें 2 प्रोडक्ट, मतलब हमें बेसिक प्रिंसिपल स्टूडेंट्स 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई वो ही आपको याद रखनी है। डिग्री के हिसाब से हमें ये देखना है कि I ग्रुप कहाँ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये, ठीक है, इसमें ये कार्बन हमारा कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, वीक हो गया, इसलिए इसका क्लीवेज होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हो गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, इसका क्लीवेज नहीं होगा। यानी स्टूडेंट्स बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये वाला टूटेगा, और ये वाला टूटेगा तो I इधर आ जाएगा और H इधर आएगा। और एक बात मैंने और आपको भी एक एग्जांपल में बताई थी कि I नेगेटिव जो है, ये रही बात हमारी, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी कि I नेगेटिव गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम होगी? इसकी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और यहाँ ज़्यादा होगी, तो I यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से हमें स्टूडेंट्स ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैं हमारा जो है, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी हैं इस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करा? अल्कोहल्स को,
और अल्कोहल्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, ROH से। इसमें एक रिएक्शन हमने करी H के कारण, दूसरी रिएक्शन हमने करी OH के कारण, और तीसरी रिएक्शन हमने करी ROH एज अ होल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने किसको डिस्कस करा, फिनॉल को। और फिनॉल के अंदर भी स्टूडेंट्स हमने दो तरह की रिएक्शन करी, एक H के कारण करी और एक हमने जो रिएक्शन करी मिसलेनियस रिएक्शंस करी फिनॉल के अंदर। और उसके बाद में अभी हमने स्टूडेंट्स जो डिस्कस करा वो किसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी, हमने ईथर की करी। और ईथर के अंदर स्टूडेंट्स जो है हमने दो तरह की रिएक्शंस करी, एक इस ईथरल ऑक्सीजन के कारण जिसमें ये कौन सा करेक्टर शो कर रहा है, बेसिक, और दूसरी हमने करी है स्टूडेंट्स ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होने वाली। और इसमें हमने स्टूडेंट्स दो तरह की रिएक्शन करी, एक हमने करी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन और दूसरी हमने रिएक्शन करी HX के साथ। इसमें से हमारी जो HX वाली रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह के क्लीवेज हो रहे हैं और अलग अलग तरह की मैकेनिज्म हो रहे हैं और अलग अलग तरह के हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।